मुंबई तकरीबन 4 साल पहले एक 2 BHK फ्लैट में एक लड़की एक बेड पर थी और एक लड़का उस पर झुका हुआ था। वो लड़की मुस्कुराते हुए उस लड़के को देख रही थी और वो लड़का भी बड़े प्यार से उस लड़की को देखते हुए बोला, आखिर आज तुम अपना डर छोड़कर मेरे पास आ ही गई। वो लड़की शर्माते हुए बोली, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है, दिल जोरों से धक धक हो रहा है। वो लड़का हंसा और बोला, तुम्हें बताओ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उस लड़की ने अपना सिर ना में हिलाया। वो लड़का उसके सीने पर हाथ रखकर बोला, क्योंकि तुम्हारा ये दिल जानता है कि अभी मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करने वाला हूँ। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन प्यार तो आप मुझे हमेशा करते हैं ना। वो लड़का तुरंत बोला, अरे वो प्यार प्यार नहीं होता, वो तो बस नॉर्मली बातें होती है। प्यार तो वो है जो अब मैं तुम्हें करूंगा। ये बोलते हुए उसने उस लड़की की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने बेहद करीब कर लिया। उस लड़की के रोंगटे खड़े होने लगे। वो तुरंत उस लड़के के हाथ को रोकते हुए बोली, आप ये सब मत कीजिए ना, मेरा मतलब है मैं आपसे मिलने तो आ गई हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम ये सब शादी के बाद करें क्या। वैसे भी आपने कहा है कि आप बहुत जल्दी अपने घर पर हमारी शादी की बात करने वाले हैं। मैंने भी घर पर आपके बारे में सबको बता दिया है। उसकी बात सुनकर उस लड़के की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन फिर वो तुरंत खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, अरे शादी का क्या है, शादी तो होती रहेगी, पर अभी फिलहाल तुम मुझे खुद को प्यार करने दो। मेरा मूड मत खराब करो, तुम जानती हो बिजनेस की वजह से मैं कितना स्ट्रेस में रहता हूँ। अब मुझे अपना स्ट्रेस दूर करने दो। ये बोलते हुए वो उस लड़की के फिर करीब आया और अब उस लड़की के गर्दन पर झुका और उसे प्यार से चूमने लगा। उस लड़की की सांसें गहरी होने लगी। वो लड़की पूरी तरह से सिहर रही थी। वो लड़का कभी उस लड़की के होठों को चूमता, तो कभी उसकी गर्दन को, कभी उसके एयरलोब को, तो कभी उसके सीने को। वो लड़की भी पहले से हद से ज्यादा डर रही थी, लेकिन अब उस लड़के के होठों को अपने बदन पर महसूस कर वो भी थोड़ा मदहोश होती जा रही थी। हालांकि हलचल अभी भी उसके दिल में बहुत हो रही थी। अब वो लड़का पूरी तरह से उस लड़की पर झुका तो वो लड़की अचानक से सिहर उठी और उसके हाथ बेडशीट पर कस गए। उस लड़के ने तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसकी सीरन को अपने अंदर समा लिया। उस लड़की की आंखें नम हो गईं, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक सुकून भी था कि अब उसका और उसके प्यार का रिश्ता पूरा हो गया। कितने दिनों से उसने उस लड़की को ये कहकर टाला हुआ था कि वो शादी से पहले उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब आखिर उन दोनों के बीच वो रिश्ता बन ही गया था, जो सिर्फ एक पति पत्नी के बीच होता है। वो लड़का उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी ये गहरी सिसकियां सुनकर मैं पागल हो रहा हूँ। वो लड़की दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पागल तो मैं आपके प्यार में हो रही हूँ आगाज। आई लव यू अलॉट। अब 4 साल बाद मुंबई रात के तकरीबन 11 बजे दो दोस्त एक सड़क से गुजर रहे थे। तभी एक की नजर सड़क के किनारे पर गई, जहां पर एक लड़की नीचे जमीन पर लगभग से लेटी हुई थी और उसके साथ ही एक तकरीबन 4 साल का छोटा बच्चा बैठा था। उन दोनों को देखकर उसने जल्दी से अपने दोस्त पीयूष को भी उस तरफ देखने का इशारा किया। उस लड़की और उस छोटे बच्चे को देखने के बाद उन दोनों ने अब एक दूसरे की तरफ देखा और उन दोनों की नजरों में ही बेशर्मी साफ तैर रही थी। वो दोनों तुरंत उस लड़की और उस छोटे से बच्चे के पास आए। वो बच्चा डर से एकदम सहम गया और उसने तुरंत अपनी माँ के आगे आकर उसे कवर कर लिया और बोला, मेरी माँ पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग प्लीज उन्हें कहीं मत लेकर जाइए। वो लड़का अनिल उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोला, आप इतना डर क्यों रहे हैं बेटा। हमने कब कहा कि आपकी माँ पागल है। हम उन्हें कहीं भी लेकर जाने नहीं आए हैं, हम तो बस उनका हाल चाल जानने आए हैं। आपने हमें पहचाना नहीं क्या। हम पहले भी यहाँ बहुत बार आए हैं आपकी माँ का हाल चाल जानने के लिए। उसकी बात सुनते हुए पीयूष तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। अनिल सब बोल ही रहा था। वो दोनों यहाँ से कुछ ही दूर पर रहते थे और एक नंबर के बदमाश और आवारा किस्म के लड़के थे, जो अक्सर रात को यहाँ पर आया करते थे उस लड़की की तलाश में, क्योंकि उन्हें अपनी घटिया हवस को पूरा जो करना होता था। वो बच्चा अनिल और पीयूष की तरफ देखते हुए बोला, हाँ अंकल, अब मैं आपको पहचान गया। वो क्या है ना कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग मेरी माँ को लेने आए थे,
तो वो बोल रहे थे कि मेरी माँ पागल है, पर मुझे पता है मेरी माँ पागल नहीं है। वो लोग कहीं मेरी माँ को मुझसे दूर न ले जाएं, बस इसलिए मैं डर गया था। पीयूष तुरंत से बोला, वो सब छोड़ो, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुमने कुछ खाया? वो छोटा बच्चा मासूमियत से बोला, नहीं, आज सुबह से ही मैंने कुछ नहीं खाया है। अनिल जल्दी से बोला, फिर तो तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। उस छोटे बच्चे ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। पीयूष ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। हालांकि उसे ऐसा करते वक्त बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बच्चा दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से नहाया नहीं। उसके कपड़े भी पूरी तरह से फटे हुए थे और जैसे चेहरे पर धूल मिट्टी साफ नजर आ रही थी। और उसके साथ लगभग से बेहोशी की हालत में पड़ी हुई उस लड़की की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे और बाल एकदम बिखरे हुए थे। वो काफी बदसूरत लग रही थी। पीयूष ने अनिल की तरफ देखा और बोला, तुम इसकी माँ का ख्याल रखना, मैं अभी इसे कुछ खाने के लिए दिलाकर लेकर आता हूँ। अनिल ने तुरंत कहा और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं इसकी माँ का ख्याल अच्छे से रखूंगा। ये बोलकर उसने जमीन पर लेटी हुई उस लड़की के घुटने पर अपना हाथ रखा और बड़े ही अजीब तरीके से सहलाने लगा। उस छोटे से बच्चे ने अनिल को अपनी माँ का घुटना सहलाते हुए देखा, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी कोई उसके और उसकी माँ के पास आता तो लोग उसकी माँ को ऐसे ही हाथ लगाते थे। लोग अक्सर उसे चीज दिलाने के लिए बाजार की तरफ लेकर जाते थे, और जब भी वो बहुत सारी चीजें लेकर अपनी माँ के पास वापस आता तो उन चीजों को देखकर खुश होने की बजाय उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगते थे। पीयूष उस बच्चे को अपने साथ ले गया और काफी देर बाद वापस आया तो आते ही उसकी नजर अनिल पर गई, जो खड़े होकर अपने कपड़े ठीक कर रहा था। वो छोटा बच्चा जो पीयूष की गोद में था, वो अपनी माँ की तरफ देखने लगा। उसकी माँ एकदम सुध-बुध खोए हुए नीचे जमीन पर पड़ी थी। होश में तो वो वैसे कभी होती भी नहीं थी। अनिल ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, वो तुरंत उसके पास आया और बोला, पीयूष, अंकल ने आपको इतनी सारी चीजें दिलाई। बोलते हुए उसकी नजर उस बच्चे के हाथ में पकड़े हुए काफी सारे बिस्किट्स के ऊपर थी। वो बच्चा भी खुश होकर बोला, हाँ, अब मैं माँ को ये सब अपने हाथों से खिलाऊंगा। पीयूष उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? आई मीन, वो बोलती क्यों नहीं है? वो बच्चा मासूमियत से बोला, पता नहीं अंकल, मैंने कभी अपनी माँ को बोलते हुए नहीं सुना। वो कुछ भी नहीं बोलती है, बस ऐसे ही रहती है। अच्छा, अब मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ, उन्हें भूख लगी होगी। ये बोलकर वो तुरंत अपनी माँ के पास चला गया और जल्दी से बिस्किट का पैकेट खोलकर अपनी माँ को बिस्किट खिलाने लगा। अनिल पीयूष की तरफ देखते हुए बोला, वैसे जब तक ये बोलती नहीं तब तक तो मौज है हमारी। 4 बिस्किट के पैकेट के बदले फ्री के मजे। ये बोलते हुए वो बेशर्मी से हंसा। पीयूष तुरंत से बोला, अब आज ये मजे तूने लिए हैं ना, तो कल मेरी बारी। अनिल उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे पता है, एक दिन तेरा एक दिन मेरा, बारी बारी से ही मजे लेंगे। ये बोलते हुए उसने अपनी आई ब्लिंक की और फिर दोनों वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी, अब उसने नजरें घुमाकर उस मासूम से बच्चे की तरफ देखा। वो मासूम बच्चा उसका अपना ही था। उसे देखते हुए बस उस लड़की की आंखों में आंसुओं की कुछ बूंदें आई और उसने बड़ी मुश्किल से एक बिस्किट खाया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो बच्चा अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ, आप कब ठीक होंगे? हम कब अपने घर पर जाएंगे? आप कुछ बोलती भी नहीं है। सब लोग आपको पता नहीं कैसी कैसी नजरों से देखते हैं। सब आपको पागल बोलते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना माँ। ये बोलते हुए वो लड़का भी रो रहा था। कुछ देर बाद बड़ी ही मासूमियत से उसने अपने आंसुओं को खुद ही साफ किया और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए बिस्किट के पैकेट में से एक एक कर बिस्किट निकालना शुरू किया और उस पूरे पैकेट को खत्म कर दिया। अब उसकी भूख शांत हो चुकी थी। वो वहीं अपनी माँ के पेट पर अपना सिर रखकर सो गया। सुबह के तकरीबन 6 बजे उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और अपना कांपता हुआ हाथ अपने पेट पर रखा, जहाँ पर वो बच्चा अभी भी सिर रखकर सोए जा रहा था। उस लड़की ने मुश्किल से उठने की हिम्मत की तो उस बच्चे का सिर सरक कर उसकी गोद में आ गया। वो बड़े ही प्यार से उस बच्चे को देख रही थी और फिर जब उसने बड़े प्यार से उस बच्चे के चेहरे को सहलाया
तो उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी और बोला, आप उठ गई माँ, अब आपकी तबीयत ठीक है। कल आप खाते खाते सो गई थी, अब आपको भूख लगी होगी ना। ये बोलते हुए उसने अपने आसपास देखना शुरू किया। कल वो 2-3 बिस्किट के पैकेट लेकर आया था, लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं था। उसने तो सिर्फ एक ही बिस्किट का पैकेट खाया था, तो बाकी के 2 कहाँ गए? वो सोचते हुए परेशान हो रहा था कि तभी उसकी नजर सामने खड़े एक कुत्ते पर गई, जो उन बिस्किट के पैकेट को फाड़कर उनमें से बिस्किट खा रहा था। उस लड़के का दिल एकदम से मायूस हो गया। उसके पास खाने के लिए सिर्फ वही बिस्किट के पैकेट थे। वो तुरंत अपनी माँ की गोद में से उठा और जल्दी से उस कुत्ते की तरफ भागा, तो वो कुत्ता तुरंत सड़क के दूसरे किनारे पर चला गया। लेकिन उस लड़के ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो भी जल्दी से अब सड़क के दूसरे किनारे भागा, लेकिन अभी उसने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक से ही सामने रोड की तरफ से आती हुई एक गाड़ी की उसके साथ जोर से टक्कर हो गई और वो लड़का सड़क के किनारे पर जाकर गिरा। गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर की आंखें बड़ी हो गई और पीछे बैठी हुई एक औरत ने भी हैरानी से सामने की तरफ देखा। जब उनकी नजर सड़क के किनारे पर गिरे हुए उस लड़के पर गई, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। न्यूयॉर्क में एक शख्स जो अपने प्राइवेट जेट पर चढ़ने ही वाला था, वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट होते हुए देखा, तो वो अपने फोन की तरफ देखकर बोला, ये मॉम को क्या हुआ? पहले तो सुबह से फोन कर करके मुझे परेशान कर रही थी, और अब मैंने उन्हें फोन किया तो हेलो कहते ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एक आदमी उस शख्स के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, बॉस, हमें देर हो रही है, हमें जल्द से जल्द इंडिया पहुंचना है। उसकी बात सुनकर उस शख्स ने वापस अपने फोन की तरफ देखा। वो शख्स कोई और नहीं, आगाज चौहान था। आगाज चौहान इंडिया का टॉप बिजनेसमैन। उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया और फिर चेहरे पर बेहद तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, यस ऑफ कोर्स, हमें जल्द से जल्द इंडिया पहुंचना है। मैं खुद वेट नहीं कर पा रहा हूँ तबाही की उस मंजर को देखने के लिए जिसकी वजह मैं हूँ। ये बोलकर वो उस प्राइवेट जेट में बैठ गया और उसके बैठते ही उस प्राइवेट जेट ने उड़ान भर दी थी। वहीं दूसरी तरफ सड़क के किनारे पर खून से लथपथ पड़ा एक लड़का बेहोश हो चुका था। उसका एक्सीडेंट देखकर सड़क के दूसरे किनारे जो लड़की पागलों की हालत में थी, वो अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में भी नहीं थी, पर उसने मुश्किल से हिम्मत की और लगभग से भागते हुए अपने बेटी के पास आई। लेकिन वो अपनी बेटी के पास पहुंचती उससे पहले ही उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और वो उसके करीब आते ही खुद भी बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। वैष्णवी चौहान जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उस बच्चे को देखने आई थी, जब उन्होंने एक लड़की को भी आकर वहीं गिरते हुए देखा, तो अब उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो तुरंत उन दोनों की तरफ देखती हुए बोली, प्लीज ड्राइवर, मेरी हेल्प करो, हमें इन दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो ड्राइवर परेशान होते हुए बोला, लेकिन हम ऐसे कैसे इन्हें लेकर जा सकते हैं? मेरा मतलब है उनकी हालत। वैष्णवी जी गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये बात कहते हुए? माना उनकी हालत थोड़ी खराब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इन्हें यूं ही दर्द में तड़पते हुए सड़क पर छोड़कर चले जाएंगे। हमें इन्हें लेकर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना होगा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ड्राइवर वैष्णवी जी की बात सुनकर बोला, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मेम साहब, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हम इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाएंगे तो कहीं मालिक इस बात पर आपसे नाराज न हो जाए। आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं और आप तो जानती हैं कि मीडिया वाले वैसे भी उनके पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे में कहीं कोई निगेटिव कंट्रोवर्सी न हो जाए। ड्राइवर की बात सुनकर अब वैष्णवी जी सोच में पड़ चुकी थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, जल्दी से इन्हें गाड़ी में बिठाओ, हम इन्हें लेकर चौहान मेंशन ही चलते हैं। डॉक्टर वहीं पर आकर उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ड्राइवर अब और भी ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन वो वैष्णवी जी का ऑर्डर टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने तुरंत उस छोटे बच्ची को और उस लड़की को वहां से उठाया और पीछे गाड़ी में बिठा दिया। वैष्णवी जी को आगे बिठाने के लिए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन जब वैष्णवी जी उनके साथ पीछे की तरफ बैठ गई, तो ड्राइवर और भी ज्यादा हैरान रह गया। वैष्णवी जी उस लड़की की तरफ देख रही थी, जो बेहद मासूम नजर आ रही थी, और वो छोटा लड़का तो और भी ज्यादा मासूम था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे वो हमेशा से इस हालत में नहीं होंगे, बल्कि उस लड़की को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसका चेहरा धो दिया जाए और उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाए, तो शायद वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगेगी। वैष्णवी जी की पार की नजरें उन दोनों की ऊपरी हालत को नहीं, बल्कि उस धूल मिट्टी के पीछे छिपी उनकी मासूमियत और उनके सच्चाई को देख रही थी। कुछ देर बाद चौहान मैंसन में एक गाड़ी चौहान मैंसन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वैष्णवी जी उस लड़की और उस छोटे बच्चे को लेकर बैकयार्ड की तरफ आई। वो नहीं चाहती थी कि वो उन्हें लेकर सीधा अंदर जाए और अंदर बाकी सब लोगों को परेशानी हो, इसलिए उन्हें बैकयार्ड में ले आई थी। डॉक्टर भी बैकयार्ड में आकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर ने उस लड़की की तरफ देखा, वो हैरान रह गए। वो तुरंत बोले, ये किसे उठाकर ले आई है आप वैष्णवी जी? माफ करिएगा, लेकिन प्लीज आप इन्हें जहाँ से लेकर आई है वहां पर इन्हें वापस छुड़वा दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर वैष्णवी जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, आप अपने काम से काम रखिए डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा न हो आप काम से जाए। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर वही गुरूर था जो आगाज चौहान के चेहरे पर हमेशा रहता था। डॉक्टर ने जल्दी से उस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू किया। उनके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्हें उस लड़की की हालत वैष्णवी जी को बताते हुए भी बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए उन्होंने वैष्णवी जी से कुछ कहा ही नहीं और बस उस लड़की के ऊपरी जख्म पर दवा वगैरह लगाई और कुछ दवाइयाँ उस लड़की के लिए और कुछ दवाइयाँ उस बच्चे के लिए देकर वहां से चले गए। वैष्णवी जी ने वहां पर खड़ी हुई एक सर्वेंट की तरफ देखा और बोली, अब तुम इन दोनों का ख्याल रखना और जब इन्हें होश आ जाए तब तुम मुझे बताना, मैं तब इनसे इनका पता ठिकाना पूछूंगी और फिर इन्हें इनके घर वापस पहुंचा देंगे। तब तक तुम यहीं पर रहना। ये बोलकर वैष्णवी जी वहां से बाहर की तरफ चली गई और चौहान मैंसन के अंदर आ गई। वो सर्वेंट एकटक नजरों से उस लड़की की तरफ देख रही थी। रात का वक्त तकरीबन 1 बजे एक गाड़ी चौहान मैंसन के अंदर एंटर हुई और जैसे ही वो गाड़ी पार्किंग एरिया में रुकी, उसकी ड्राइविंग सीट से एक शख्स बाहर निकला। उस शख्स ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शर्ट और डेनिम जींस पहनी हुई थी। वो शख्स चौहान मैंसन की तरफ देख रहा था और चौहान मैंसन की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। तभी उसे पीछे गार्डन एरिया से कुछ आवाजें आई, जैसे कोई बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा हो। जहां तक वो शख्स जानता था, चौहान मैंसन में तो कोई बच्चा दूर दूर तक नहीं था, लेकिन ये आवाज किसी बच्चे की ही थी, ये वो शख्स यकीनन कह सकता था। वो तुरंत उस आवाज का पीछा करते हुए बैकयार्ड की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो बैकयार्ड के थोड़ा अंदर की तरफ आया, उसकी नजर सामने ही बेड पर बैठी हुई एक लड़की पर गई, जिसके सामने ही एक छोटा बच्चा बैठा था और वो दोनों आपस में कुछ गेम खेल रहे थे। वो लड़की बार बार अपने हाथ मुट्ठियों में बांधकर उस बच्चे के आगे करती, शायद उसने अपने हाथों में कुछ छुपा रखा था। जब वो बच्चा सही गेस करता तो उस लड़की का चेहरा मायूस हो जाता, लेकिन जब वो बच्चा गलत गेस करता तो वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। उन दोनों को देखते हुए वो शख्स गुस्से से कांपने लगा था। वो कोई और नहीं, खुद आगाज चौहान था, जो आज न्यूयॉर्क से वापस इंडिया आया था और इंडिया आते ही वो सीधे चौहान मेंशन आया था। लेकिन चौहान मेंशन में ऐसे अजीब से लोगों को देखकर अब उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, व्हाट द हेल इज दिस? ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा रुआबदार थी। उस आवाज को सुनकर वो लड़की और वो लड़का दोनों डर से एकदम कांप उठे। फिलहाल उन दोनों के पास कोई सर्वेंट भी नहीं था जो उन दोनों के वहां पर होने का रीजन आगाज को बताते। आगाज अब उन दोनों के और भी ज्यादा करीब आया और वहां पर आते ही उसे एक अजीब सी स्मेल आने लगी। वो इरिटेट होते हुए बोला, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई चौहान मेंशन में आने की? वो लड़की गहरी गहरी सांसें लेते हुए आगाज को देख रही थी। वही वो लड़का अपनी जगह से खड़ा हुआ और आगाज के बिल्कुल करीब होने लगा। वो आगाज से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उस लड़की ने उस बच्चे को पीछे की तरफ खींच लिया और उसे बेड पर बिठाकर अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वो बच्चा तुरंत बोला, लेकिन माँ। इससे आगे वो कुछ कहता, उससे पहले ही वो लड़की आगाज की तरफ घूम गई और सीधा उसके पास आ गई। आगाज पीछे की तरफ हटने लगा
उसे उस लड़की को देखते हुए बहुत गंदी सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन वो पीछे हटता उससे पहले ही उस लड़की ने आकाश के बिल्कुल करीब आकर उसके गिरेबान पर अपने हाथ रख दिए। आकाश की आंखें बड़ी हो गई। वो जोर से उस लड़की को धक्का देने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। आकाश अपनी जगह पर खड़ा सुन रह गया। उसने जोर से उस लड़की को धक्का दिया तो वो लड़की सीधा जमीन पर जाकर गिरी, लेकिन उसने आगाज के कपड़े को नहीं छोड़ा, तो आगाज भी उसके ऊपर ही गिरा। उस लड़की ने दर्द से उब तक भी नहीं की और अपनी मासूम सी नजरों से आगाज को देखती रही। वो आगाज को देखते हुए बड़ी ही तड़प लेकिन प्यार भरी आवाज में बोली, आप आ गए। उसकी बात सुनकर आगाज और भी ज्यादा हैरान हुआ। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो लड़की बेहोश हो गई और उसका चेहरा जो आगाज के हाथों में था उसके हाथों में ही झूल गया। तभी वो बच्चा जो अब तक अपने होठों पर उंगली रखकर बैठा था, वो तुरंत आगाज और अपनी माँ के पास आया और आगाज की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोला, मेरी माँ पागल नहीं है, प्लीज आप उसे डांटो मत, प्लीज आप उसे कहीं भेजना मत। मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया है, उसने आपके पैसे नहीं चुराए, उसने किसी को मारा भी नहीं, उसने आपका सामान भी नहीं चुराया। प्लीज आप उन्हें पुलिस को मत देना, उन्हें पागल मत कहना, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, मैं अभी माँ को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपनी माँ को उठाने की कोशिश करने लगा। वो अपनी माँ के चेहरे को थपथपाते हुए बोला, माँ अपनी आंखें खोलो, ये लोग आपको पागल खाने भेज देंगे, माँ प्लीज जल्दी यहाँ से चलो। वो लगातार अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ आंखें नहीं खोल रही थी। तभी आगाज उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की तुम्हारी माँ है। उस बच्चे ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया। आगाज ने एक बार फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा मासूमियत से बोला, आस्तिक। आगाज ने अब कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उस लड़की को देखने लगा जिसका सर अभी भी उसके हाथ में था। उसने अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से अपने होठों को छुआ जहां पर उस लड़की ने बड़े ही शिद्दत से चूमा था। तभी वो बच्चा एक बार फिर से रोने लगा और बोला, प्लीज अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी माँ को कहीं भी भेजिएगा मत। जब उन्हें होश आ जाएगा तो मैं खुद उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन प्लीज तब तक हमें यहाँ रहने दीजिए। वो ऐसे अक्सर बेहोश हो जाया करती है और फिर अगले दिन उठ जाया करती है। वो कल सुबह पक्का उठ जाएगी, बस आज हमें यहाँ पर रहने दो। आगाज उस बच्चे की तरफ देख रहा था। हालांकि उसे ओसीडी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो अपने आसपास गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन ना चाहते हुए भी अब वो उस बच्चे पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपनी माँ के साथ कहाँ रहते थे? वो लड़का रोते हुए बोला, पहले तो हम चाचा चाची के घर रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी माँ ने चाची को मार दिया, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए और अब तक हमारा कोई घर नहीं है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी माँ को बड़ा सा घर लेकर दूंगा, लेकिन अभी तो हम वो बड़ी वाली सड़क है ना, वहीं पर रहते हैं। ये बोलते हुए उसका चेहरा मायूस हो गया। आगाज ने जैसे ही उस बच्चे की बात सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत अब बेहोश पड़ी उस लड़की की तरफ देखा जो एकदम दुबली पतली सी लग रही थी, जैसे सालों से उसने ढंग से खाना ना खाया हो। हड्डियां उसके जिस्म से साफ दिखाई दे रही थी और उसने किसी का मर्डर किया है, ये बात हजम करनी बहुत मुश्किल थी। आगाज उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी चाची को क्यों मारा? वो बच्चा तुरंत बोला, वो मेरी चाची नहीं थी, बस माँ उन्हें चाची बोलती थी, लेकिन वो बहुत गंदी थी, मुझे खाना नहीं देती थी और मुझसे बहुत सारे बर्तन धुलवाती थी। वो माँ को बहुत परेशान करती थी, तो मैंने उन्हें मना किया कि वो मेरी माँ को परेशान ना करे, लेकिन बदले में उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो उन्होंने चाची का सर बड़े से पत्थर पर मारा और चाची मर गई। आगाज ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और तुरंत अपनी जगह पर खड़ा होकर बोला, व्हाट रबिश, ये सब क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें भिखारी बनाने से पहले तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती होगी, लेकिन अपनी ट्रेनिंग स्कूल तुम मुझे मत दिखाना। मेरे सामने ये फालतू का ड्रामा करने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर कैसे आए कैसे नहीं, लेकिन कल सुबह होते ही अपनी माँ को लेकर यहाँ से दफा हो जाना, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा और ऐसा अंदर करवाऊंगा कि पूरी जिंदगी अपनी माँ को उठाते रह जाओगे।
लेकिन उसकी बेहोशी खत्म नहीं होगी। ये बोलकर उसने उस लड़की की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की ड्रामा कर रही है। आकाश तो वहां से मेंशन के आगे की तरफ आ गया और वो बच्चा मासूमियत से अपनी माँ को देखने लगा। उसकी आंखों के सामने अतीत के कुछ पल चलने लगे जिसमें वो और उसकी माँ तकरीबन 1 साल पहले किसी के घर पर थे। उसकी माँ उसे नहलाकर कपड़े पहनाकर उसके बाल बना रही थी। तभी किसी ने बाहर से आवाज लगाई, समस्तिका, समस्तिका। समस्तिका ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसने तुरंत अपने बच्चे आस्तिक के माथे को चूमा और फिर बोली, जाओ तुम जाकर थोड़ी देर खेलो, माँ अब तुमसे थोड़ी देर बाद मिलेगी। आस्तिक ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। आस्तिक के बाहर निकलते ही एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के थे और जिसका नाम कामिनी था, वो अंदर की तरफ आई और अंदर आते ही वो समस्तिका को गुस्से से घूरने लगी। समस्तिका बेड से उठी। बेड से उठते हुए भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी। वो हद से ज्यादा कमजोर लग रही थी और फिलहाल बहुत ज्यादा दर्द में थी। कामिनी जी समस्तिका के बिल्कुल करीब आई और गुस्से से कांपती हुई बोली, अगर तेरा आराम फरमाना हो गया हो तो जाकर कस्टमर को हैंडल कर लेगी। कब से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है तेरा, लगता है आजकल बहुत पंख निकलने लगे हैं तेरे, मुझे इन पर कैंची चलानी होगी। समस्तिका अपना चेहरा झुकाकर बोली, मुझे आपसे कोई बात करनी थी। कामनी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, बात बाद में करना, पहले जाकर कस्टमर को संभालो, वो यहाँ पर तेरा इंतजार करने नहीं आता। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। तभी समस्तिका तुरंत बोली, मुझे यहाँ से जाना है। मेरा मतलब है मैं आस्तिक को लेकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। जैसे ही कामनी जी ने उसकी बात सुनी, उन्होंने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए उसके पास आई। समस्तिका हल्का हल्का कांप रही थी। कामनी जी उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। समस्तिका कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ी और समस्तिका जो पहले ही किसी लाश की तरह खड़ी थी, वो तुरंत जमीन पर जाकर गिरी और साइड में रखा हुआ टेबल उसके सिर पर लगा। उसके सिर पर जैसे ही वो नुकीली टेबल लगा, उसके सिर से खून बहने लगा। कामनी जी गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, और कहीं जाना है या फिर इतना घूमना काफी होगा तेरे लिए। समस्तिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी कामनी जी जोर से चिल्लाई, गायत्री, गायत्री। उनके चिल्लाते ही एक लड़की तुरंत वहां अंदर की तरफ आई। कामनी जी गायत्री की तरफ देखकर बोली, इसे जाकर बेड पर पटक, वैसे भी वो कस्टमर कुछ खास नहीं है, बोल देना उसे वो जल्दी से अपना काम करे और चलता बने। रात को कुछ खास कस्टमर आएंगे, तब तक इसको थोड़ा दाना पानी मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये बोलकर कामनी जी तुरंत वहां से चली गई और गायत्री ने घसीटते हुए समस्तिका को दूसरे कमरे तक पहुंचाया और फिर जैसे तैसे उसे बेड पर लिटा दिया। वहीं कुछ देर में उस रूम का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया, जो दिखने में ही एक नंबर का नशेड़ी लग रहा था। समस्तिका को देखते ही उस शख्स की आंखों में बेशर्मी तैरने लगी और वह शख्स तकरीबन 1 घंटे में ही वहां से चला गया। वहीं खिड़की के टूटे हुए कांच से बाहर खड़ा आस्तिक समस्तिका की हालत देख रहा था। वो पिछले तकरीबन 3 साल से समस्तिका की ये हालत देख रहा था। पहले तो उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे समझने लगा कि ये सब जो होता है वो गलत है। उसकी माँ किसी तकलीफ में है और वो मासूम सी जान अपनी माँ की तकलीफ देख नहीं पाया और तुरंत कामनी के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर कामनी बिस्तर पर लेटी हुई थी और एक शख्स उन पर झुका हुआ था, जिसने सिर्फ सफेद रंग का पैजामा पहना हुआ था। कामनी की साड़ी भी पूरी तरह से बिखरी हुई थी और वह शख्स कामनी को बड़ी ही बेशर्म नजरों से देख रहा था और कामनी भी उसकी नजरों से खुश हो रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उस शख्स ने तुरंत खुद को संभाला और आस्तिक की तरफ देखकर गुस्से से कांपते हुए बोला, यार बच्चों को तो संभाल कर रखा करो, धंधा भी करना है और बच्चे भी पैदा करने हैं। ये बोलकर वो तुरंत अपना कुर्ता पहनकर वहां से निकल गया और कामनी भी जल्दी से अपनी साड़ी संभाल कर आस्तिक के सामने आकर खड़ी हुई और आस्तिक कुछ कहता उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसने आस्तिक के गाल पर जड़ दिया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बेशर्म कहीं का, तुझे तेरी माँ ने कहा था ना जाकर बाहर खेल, लेकिन नहीं, तुझसे तो तेरी खुशी नहीं देखी गई। लगता है बर्तन धोकर तूने अपना दिमाग भी धो दिया है, पर कोई बात नहीं, अब तेरा दिमाग मैं ठिकाने लाती हूँ।
तू चल मेरे साथ। ये बोलकर उन्होंने आस्तिक को उसके गिरबान से पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। आस्तिक ने उसे धक्का दिया और अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोला, आप मेरी माँ को क्यों परेशान करती है? उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन आप उन्हें और ज्यादा गंदा करती है। वो रोती रहती है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? कामनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, अरे बाप रे, अभी तक अपनी माँ की कोख से ढंग से निकला भी नहीं और कामनी के सामने जुबान चलाने लगा। बहुत हेकड़ी आ गई है न तेरे अंदर, तू रुक अभी। ये बोलते हुए उन्होंने गायत्री की ओर आवाज लगाई। अगले पल गायत्री कामनी के सामने हाजिर हुई। कामनी बिना गायत्री की तरफ देख बोली, जाकर मेरी छड़ी लेकर आ। गायत्री हैरानी से कामनी की तरफ देखती हुई बोली, लेकिन ये तो बहुत छोटा है। कामनी गुस्से से भरी नजरों से आस्तिक को देखती हुई बोली, ये भले ही छोटा है, लेकिन इसकी जुबान बहुत बड़ी हो चुकी है और अब वक्त आ गया है कि इस जुबान को काट दिया जाए। ये बोलकर अब उसने गुस्से भरी नजरों से गायत्री को देखा तो गायत्री तुरंत वहां से चली गई और कुछ ही देर में वो एक छड़ी लेकर आई। कामनी उस छड़ी को अपने हाथ में पकड़कर आस्तिक की तरफ बढ़ने लगी। आस्तिक डर से कांपने लगा। कामिनी जोर से चिल्लाई, अब तेरी सारी हेकड़े निकालती हूँ। कामनी की आवाज सुनते ही बेड पर बेजान पड़ी हुई समस्तिका के अंदर जैसे जान आ गई हो। वो तुरंत बेड से उठी और अपने कपड़े समेटकर बाहर की तरफ भागती हुई आई। कामनी आस्तिक को बुरी तरह डांट रही थी और आस्तिक डर से कांप रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन कामनी को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समस्तिका ने जैसे ही ये सब देखा, वो तुरंत जोर से चिल्लाई, आस्तिक, और भागते हुए आगे की तरफ आई। वो जोरों से रोते हुए बोली, ये आप क्या कर रही है चाची? आप उसे क्यों रही है? आपने जैसा कहा था मैंने किया ना, तो अब आप आस्तिक को क्यों रही है? ये बोलते हुए उसने जल्दी से आस्तिक के पास आकर पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में भर लिया और वह छड़ी समस्तिका की पीठ पर लगने लगी। काम ने गुस्से से गरजते हुए बोली, छोड़ दे आज इसे। अगर तू पीछे नहीं हटी तो आज तू भी मेरे हाथों। इसने मेरे सामने अपनी जुबान चलाने की कोशिश की है ना, तो इसे भी पता चलना चाहिए कि कामनी के सामने अपनी जुबान खोलने का क्या नतीजा होता है। ये बोलते हुए अभी भी वो लगातार समस्तिका की पीठ पर जा रही थी। समस्तिका को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। वो रोते हुए आस्तिक की तरफ देख रही थी। आस्तिक रोते हुए बोला, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है माँ, बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बस इतना कहा कि ये आपको परेशान क्यों करती है। इन्होंने मुझे शुरू कर दिया। समस्तिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कामनी रुक ही नहीं रही थी। वो रोते हुए गिड़गिड़ाकर बोली, प्लीज चाची ऐसा मत करो, आस्तिक बच्चा है, उससे गलती हो गई है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चाची। ये बोलते हुए अचानक ही उसकी नजर अपनी गोद में सिमटे हुए आस्तिक पर गई, जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी। समस्तिका को ऐसा लगा जैसे उसने आस्तिक को पूरी तरह से खो दिया। वो एकदम सुन्न हो गई। आस्तिक को देखते हुए उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो अब अचानक से रुक गए और उसने आस्तिक को अपनी गोद से बाहर कर दिया। कामनी तुरंत दूसरी तरफ घूमते हुए आस्तिक की तरफ आई और उसे छड़ी से लगी, लेकिन अचानक ही समस्तिका ने अपने हाथ से उनकी छड़ी को रोक लिया और एकटक नजरों से उन्हें देखने लगी। इस वक्त समस्तिका की नजरें आग की तरह जल रही थी। प्लीज आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि आप लोगों को इस कहानी का पहला पार्ट कैसा लगा, और प्लीज आप लोग इस कहानी के साथ बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और सबसे अलग कहानी है।